फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को दिवंगत लीबियाई नेता गद्दाफी से करोड़ों लेने के आरोप में जेल। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल की सजा सुनाई गई है, जब उन्हें पेरिस की अदालत ने आपराधिक साजिश का दोषी पाया। यह मामला उस गैर कानूनी धन से जुड़ा था जो दिवंगत लीबियाई नेता कर्नल मुअम्मर गद्दाफी से मिला था। उन्होंने अफ्रीकियों को भ्रष्ट कहा, उन्हें कानून विहीन कहा कि वे खुद पर शासन करने योग्य नहीं। लेकिन अब देखिए, हथकड़ियों में कौन है? वही व्यक्ति जिसने न्याय के नाम पर लीबिया पर बम बरसाए, आज उसी न्याय के लिए पेरिस की अदालत में गुहार लगा रहा है। वही आवाज जो कभी अफ्रीका को लोकतंत्र का उपदेश देती थी, अब अपने ही अपराधों की गूंज से चुप हो गई है। सरकोजी केवल गिर नहीं रहे, वे साबित कर रहे हैं कि साम्राज्य भीतर से सड़ता है। और हर उस अफ्रीकी के लिए जिसे उन्होंने झूठ के नीचे दफनाया, आज इतिहास एक को फिर से जिंदा कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पेरिस अपनी ही कपट की आवाज से जागा। पाले डे जस्टिस की संगमरमर की फर्श, जहां कभी नैतिक श्रेष्ठता की चमक थी, अब एक अपमानित सम्राट के पदचापों से गूंज रही थी। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी, जो कभी आधुनिक फ्रांस के सुधारक कहलाते थे, अब एक दोष सिद्ध अपराधी हैं। 5 साल की जेल, 1 लाख यूरो का जुर्माना और 5 साल तक सार्वजनिक पद पर प्रतिबंध। यह कोई अफवाह नहीं, यह पेरिस की आपराधिक अदालत का आधिकारिक फैसला है। वही शहर जिसने कभी उन्हें मसीहा बताया था, आज उनके अपमान को काले और सफेद शब्दों में दर्ज कर रहा है। दशकों तक सरकोजी अफ्रीकी राजधानियों में लोकतंत्र के उपदेशक बनकर घूमते रहे, नेताओं को भ्रष्ट और अयोग्य कहकर डांटते रहे। वे हमें कानून के राज, पारदर्शिता और सभ्य शासन की बातें सिखाते रहे। और आज वही व्यक्ति अपने ही न्यायाधीशों द्वारा आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया गया है। न यह अफवाह है, न राजनीति, यह कानून है। अदालत का दृश्य किसी ग्रीक त्रासदी जैसा था। जब फैसला सुनाया गया, वह व्यक्ति जिसने कभी त्रिपोली पर बम बरसाने का आदेश दिया था, आज बिल्कुल मौन बैठा था। न कोई शब्द, न कोई मुस्कान, बस उसका जबड़ा इतिहास के बोझ तले कस गया। उसके वकीलों ने इसे राजनीतिक साजिश कहा, जादू टोना कहा, लेकिन कोई भी सुशोभित फ्रेंच भाषा उस सच्चाई को नहीं छिपा सकती कि एक पूर्व राष्ट्रपति अब दोषी षड्यंत्रकारी है, जिस पर आरोप है कि उसने मुअम्मर गद्दाफी के शासन से अपने 2007 के चुनाव अभियान के लिए सौदेबाजी की। पश्चिमी मीडिया के लिए यह एक घोटाला है, लेकिन अफ्रीका के लिए यह न्याय है। फ्रांसीसी पोशाक में, क्योंकि जब सरकोजी गिरे, कुछ कवितामय हुआ। फ्रांस का मुखौटा उतर गया। वह देश जो दूसरों को सभ्य बनाने का दावा करता था, अब मानने पर मजबूर है कि भ्रष्टाचार अफ्रीकी महलों में नहीं, यूरोपीय महलों में जन्म लेता है। सालों तक उन्होंने सदशासन के कार्यशालाएं अफ्रीका को भेजीं और बदले में अफ्रीकी धन को अपने राजनीतिक पहियों में तेल की तरह इस्तेमाल किया। गद्दाफी के कथित करोड़ों यूरो, जो लीबिया के तेल की संपत्ति का खून थे, शायद उसी अभियान में गए जिसने सरकोजी को सत्ता में पहुंचाया। अगर यह औपनिवेशिक विडंबना नहीं है तो क्या है? फ्रांसीसी प्रतिष्ठान इसे आत्ममंथन का क्षण कह रहा है, लेकिन अफ्रीका के लिए यह पर्दाफाश का क्षण है। वह साम्राज्य जिसने खुद को नैतिकता का मशाल वाहक बताया, अब भीतर से जल रहा है। यह केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि संस्थागत सड़न है, जो उस अदालत में उजागर हुई जहां कभी सच पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन विडंबना यहीं खत्म नहीं होती। सरकोजी की सजा सिर्फ एक कानूनी घटना नहीं, यह एक राजनीतिक भूकंप है। फ्रांस की उत्तर औपनिवेशिक मशीनरी, चमकते कूटनीतिज, थिंक टैंक विश्लेषक, हथियार व्यापारी अब एक ही सवाल फुसफुसा रहे हैं। अगर सिस्टम सरकोजी को निगल सकता है, तो कौन सुरक्षित है? अफ्रीका के लिए यह हंसी निर्दयी नहीं, बल्कि शुद्धिकारी है। क्योंकि हर उस व्याख्यान के लिए जो उन्होंने अफ्रीकी असफलता पर दिया, आज यह प्रमाण है कि असफलता वैश्विक है, बस बेहतर कपड़े पहने हुए। वह व्यक्ति जो कभी यूरोप के अहंकार का प्रतीक था, अब उसके अपराध का बोझ उठा रहा है। और जब वह अपील की योजना बना रहा है, दुनिया देख रही है। वही व्यक्ति जिसने न्याय का वास्तुकार होने का दावा किया, अब उसी न्याय से दया की भीख मांग रहा है। लेकिन न्याय और इतिहास दोनों की हास्य बुद्धि काली होती है। जिस व्यक्ति ने 2011 में लोकतंत्र के नाम पर लीबिया को जलाया, आज अपने ही छल के मलबे में दबा पड़ा है। यह लगभग पूर्ण कविता जैसी विडंबना है।
साम्राज्य अब वही दवा छक रहा है जो वह दूसरों को देता था। फिर भी इस हंसी के पीछे एक बड़ा प्रश्न है जिसे फ्रांस पूछना नहीं चाहता और अफ्रीका पूछना बंद नहीं करेगा। आखिर सरकोजी और गद्दाफी का रिश्ता शुरू कैसे हुआ? कैसे एक तथाकथित पश्चिमी सुधारक एक ऐसे व्यक्ति के साथ उलझ गया जिसे वे बाद में तानाशाह कहने लगे? सरकोजी का पतन समझने के लिए आपको अदालत से नहीं, रेगिस्तान से शुरू करना होगा। साल था 2007 और लीबिया का नेता मुअम्मर गद्दाफी खुद को नया रूप देने की कोशिश कर रहा था। दशकों तक पश्चिम का सबसे बड़ा दुश्मन बने रहने के बाद वह अब यूरोप के लिए तेल के दरवाजे खोल रहा था और अपने हथियार कार्यक्रम खत्म कर रहा था। बदले में वह बस एक चीज चाहता था, वैधता। वही सीट जहां उसे लंबे समय से बैठने नहीं दिया गया था। यहां प्रवेश हुआ निकोलस सरकोजी का, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो सत्ता पाने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकता था। उसका चुनावी खजाना खाली था, राजनीतिक गति कमजोर। गद्दाफी ने मौका देखा। अगर वह एक भावी फ्रांसीसी राष्ट्रपति का समर्थन करे तो लीबिया अपनी वैश्विक अलगाव से छुटकारा पा सकता था। यह दोस्ती नहीं थी, यह सौदा था, शक्ति और दिखावा, जहां दोनों एक दूसरे की सच्चाई पर विश्वास करने का नाटक कर रहे थे। गुप्त रूप से मध्यस्थों ने काम शुरू किया। फ्रांसीसी खुफिया अधिकारी, लीबियाई मंत्री और कॉरपोरेट एजेंट, जिनकी बैठकें कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं दिखीं, बाद में रिपोर्टों में सूटकेसों में नकदी, ऑफशोर खातों के जरिए ट्रांसफर और सरकोजी के करीबी सहयोगियों की त्रिपोली यात्राओं का जिक्र आया। रकमें 5 मिलियन यूरो से लेकर 50 मिलियन यूरो तक बताई गईं। इतनी कि एक चुनाव पलट दे और फ्रांस को नया अफ्रीकी साझेदार बना दे। जब यह सौदा हुआ, गद्दाफी को लगा उसने सिर्फ प्रभाव नहीं, सुरक्षा भी खरीद ली है। उसकी नज़र में सरकोजी एक सहयोगी था जो लीबिया की संप्रभुता की रक्षा करेगा और उसका वैश्विक चेहरा सुधारेगा। और शुरुआत में यह भ्रम काम भी कर गया। साल 2007 में सरकोजी ने गद्दाफी को पेरिस 5 दिन के राज्य दौरे पर बुलाया, जो आज भी फ्रांस की सामूहिक स्मृति में गूंजता है। लीबियाई नेता ने अपने बेदुइन तंबू को पेरिस के दिल में लगाया, अपना सुनहरा दल लाया और एफिल टावर के नीचे फ्रांसीसी अभिजात वर्ग से हाथ मिलाया। फ्रांस के लिए यह अपमान था, गद्दाफी के लिए विजय, विजेता की वापसी। और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अफ्रीका और यूरोप ने नियम फिर से लिख दिए हैं, लेकिन शक्ति को धोखा पसंद है। 4 साल के भीतर सरकोजी ने उसी व्यक्ति से मुंह मोड़ लिया जिसने उसे सत्ता की दहलीज पर पहुंचाया था। 2011 में लीबिया पश्चिम की नई मानवीय त्रासदी बन गया। नाटो के विमान त्रिपोली पर बम बरसा रहे थे और फ्रांस सरकोजी के नेतृत्व में गद्दाफी को हटाने की सबसे ऊंची आवाज था। वह व्यक्ति जिसे कभी सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाया गया था, अब अत्याचारी कहा जा रहा था और उसका देश स्वतंत्रता के नाम पर नष्ट किया जा रहा था। सरकोजी ने पलटी क्यों मारी? कुछ कहते हैं यह विचारधारा थी, कुछ कहते हैं राजनीति, लेकिन सच्चाई और गहरी है। 2010 तक लीबियाई फंडिंग सौदे की फुसफुसाहटें उठने लगी थीं। लीक हुए दस्तावेज, भगोड़े और पत्रकार यह संकेत दे रहे थे कि सरकोजी का अभियान अफ्रीकी तेल के पैसे से चलाया गया था। कांड मिटाने का सबसे आसान तरीका क्या था? उसका स्रोत मिटा दो। और इस तरह लीबिया जल उठा। जब गद्दाफी को सिरते में घेरकर मार दिया गया, सरकोजी कैमरों के सामने आया, लोकतंत्र की जीत का जश्न मनाते हुए। जो उसने नहीं कहा, जो वह कह भी नहीं सकता था, वह यह था कि जिस आदमी का खून रेगिस्तान में बहा, वही उसकी राजनीतिक उड़ान का सहारा था। यह सिर्फ पाखंड नहीं था, यह एक सोची समझी मिट्टी डालना थी। फ्रांस का राष्ट्रपति जो लीबिया को मुक्त करने का दावा कर रहा था, असल में खुद को अपने अपराध के सबूतों से मुक्त कर रहा था। लेकिन इतिहास सबूत रखता है। वो नेटवर्क जिन्होंने यह धन पहुंचाया, गद्दाफी की मौत के साथ खत्म नहीं हुए, बस चुप हो गए। मध्यस्थ, शेल कंपनियां, गुप्त खाते, सब उसी जमीन के नीचे दबे हैं जिसे नाटो ने बम से रौंदा था। और यही वह जगह है जहां असली सड़न छिपी है, क्योंकि यह कोई एक बार का घोटाला नहीं, बल्कि एक पूरा तंत्र है जो फ्रांसीसी राजनीति को अफ्रीकी संसाधनों से जोड़ता है। तो अगर सरकोजी इस मशीन का सिर्फ एक खिलाड़ी था, तो सवाल यह नहीं कि वह कैसे गिरा, सवाल यह है कि और कितने अब भी उसी चोरी की नींव पर खड़े हैं। यही सच्चाई है जिससे फ्रांस सबसे ज्यादा डरता है, और यही हमें ले जाती है अगली कहानी तक, हाथ मिलाने के नीचे छिपे साम्राज्य तक। फ्रांस अफ्रीक। यहाँ एक पल रुककर स्टोरी विद तंजारुल का धन्यवाद करना चाहिए, जहाँ काले इतिहास
आवाज़ें और सच्चाइयाँ जीवित रखी जाती हैं। सदस्य बनकर आप सिर्फ एक चैनल का नहीं, एक सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा बनते हैं।